ओके, तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के क्लास में पॉलिटिकल साइंस विजिटर क्लास में स्वागत है। और आज हम सभी इस टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्तर आधुनिकवाद। उत्तर आधुनिकवाद यानी कि जो आधुनिकवाद का समय होता है, जो हमारा एक मॉडर्निटी का टाइम होता है, उसके बाद जो थिंकर्स आते हैं उन्होंने कैसे मॉडर्निज्म को या आधुनिकवाद को कैसे क्रिटिसाइज किया, उन लोगों ने किस तथ्य के आधार पर उसको क्रिटिसाइज किया और वो क्या कहने की कोशिश करते हैं, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल है क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें कई सारे नाम अभी हम लोग देखेंगे, जानेंगे और वो लोग क्या कहना चाहते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि एक नया सीरीज स्टार्ट हुआ था, जो सबसे पहले 21 मार्च को हुआ था, लिबरलिज्म क्लास। उसके बाद मार्क्सिज्म, फिर हम लोग पढ़े फेमिनिज्म, फिर इकोलॉजिज्म, फिर मल्टीकल्चरलिज्म। और आज हम लोग सॉरी, आज तो 2 अप्रैल है, कल इसको लेने वाला था क्लास, लेकिन कल किसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो 2 अप्रैल को आज हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। और इस पोस्ट मॉडर्निज्म को आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पहले चलिए आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस आप लोग लाए हैं शुरू में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट मॉडर्न थिंकर। मैं आपको पॉल प्रोवाइड करूंगा, आपको उस पॉल में आपको इसका जवाब देना है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यस, मैंने पॉल को लॉन्च कर दिया है। लास्ट जो है वो है कार्ल मार्क्स। वो आधा आया है वहां पे आप उसको कार्ल मार्क्स कंसिडर करेंगे। कार्ल मार्क्स। चलिए, वेट फॉर द नेक्स्ट 10 seconds फॉर द रिजल्ट एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव करेक्टेड। वेट फॉर नेक्स्ट 2, 1, गो। लेट्स सी। वेरी गुड विश्वजीत, श्रुति, नरेंद्र ऋषि, हैप्पी, मिली साहू, वैष्णवी, जय चौरसिया, 7 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, यानी कि आप सब इसके बारे में पहले से जानते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न जो थिंकर है उनमें काफी सारे नाम्स आते हैं, जिसमें से जैक्स डेरिडा, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट दिया था जिसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, उनको हम लोग देखते हैं। अगर हम इमैनुअल कांट की बात करें तो इमैनुअल कांट कौन से स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं? कैन एनीवन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स? फ्रॉम विच स्कूल ऑफ थॉट इमैनुअल कांट कम्स? और वो किस देश से थे? क्या कोई कमेंट में बता सकते हैं? यस, लिबरलिज्म। यस यस, लिबरलिज्म बोल सकते हैं, बट मेनली हम लोग उनको जानते हैं एज ए आइडियलिस्ट, एक आदर्शवादी के रूप में। ठीक है। यस नरेंद्र, वेरी गुड। उनको हम लोग देखते हैं कि वो जर्मनी से होते हैं, उन्हें हम लोग एक आदर्शवादी के रूप में जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले क्लास लिया था जब आपके इंटरनेशनल रिलेशन का, तो उसमें मैंने इनके बारे में काफी कुछ डिस्कस की थी। वहीं हम लोग लॉस्की की बात करें तो लॉस्की कहां से आते हैं? तो जब मैंने आपको लिबरलिज्म पढ़ाया था तो उसमें से एक ऑप्शन था जिसमें लॉस्की निकलकर सामने आए थे। यस हैप्पी, परपेचुअल पीस उनका एक बुक भी है। लॉस्की कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं? क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म या न्यू लिबरलिज्म? कैन एनीवन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स? डू फास्ट, चलिए थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए आज। हॉराल्ड जे लॉस्की किस स्कूल से बिलोंग करते हैं लिबरलिज्म में? यस विश्वजीत, वेरी गुड। जय चौरसिया नियो लिबरलिज्म से वो बिलोंग नहीं करते हैं। यस हैप्पी, वेरी गुड। मॉडर्न लिबरलिज्म, जहां पे हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जो टीएच ग्रीन से लेकर आपके होलाल लॉस्की, आरिस्टोनी, ये सारे विचारक उसमें आते हैं। वही हम लोग कार्ल मार्क्स की बात करें तो सब लोग जानते हैं कि वो एक सोशलिस्ट है, इसके साथ साथ वो साइंटिफिक सोशलिज्म के उनके पिता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु रोट पोस्ट मॉडर्न कंडीशन? एक बहुत ही फेमस बुक है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। ये बुक किसने लिखी? आई एम प्रोवाइडिंग द पॉल। ओके, लेट्स सी। 15 more seconds are remaining.
क्या किन्हीं को ये बुक का पूरा नाम याद है? अगर किन्हीं को ये बुक का पूरा नाम याद है तो वो कमेंट सेक्शन में तुरंत बता सकते हैं। ओके, लेट्स सी। विश्वजीत, हैप्पी, मिली साहू, नरेंद्र, वैष्णवी, विकास, इन 6 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ये देखते हैं कि इनमें से एक थिंकर जो है जे एफ लोयटार्ड यानी कि जीन फ्रांकोइस लोयटार्ड, जो कि फ्रांस से होते हैं, उन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। वेरी गुड, थैंक यू विश्वजीत। ठीक है, तो ये बुक किस ईयर प्रकाशित हुई थी? तो ये बुक जो आई थी आपकी 1979 में आई थी। ठीक है, 1979 में ये बुक आई थी। और ये कहा जाता है एक्चुअली में कि एक जो अच्छे तरीके से पोस्ट मॉडर्न टर्म का जो यूज किया गया वो यहीं से निकलकर सामने आता है, यानी कि जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड जो होते हैं उनके इस बुक में पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट और नॉलेज में सबसे पहले इस टर्म को अच्छे से यूज किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन? डीकंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसे किसने दिया? आई एम प्रोवाइडिंग द पॉल। चलिए, यू ऑल हैव इनफ टाइम। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है डीकंस्ट्रक्शन का वो क्या कहता है। इसकी हम लोग क्लास में भी आगे डिस्कस करेंगे सारी चीजें। ओके ओके ओके, लेट्स सी, 10 मोर सेकेंड्स। ओके, व्हाट द कंस्ट्रक्शन डीकंस्ट्रक्शन सेज, अगर डीकंस्ट्रक्शन लगी। चलिए रिजल्ट देखते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। विश्वजीत, नरेंद्र ऋषि, श्रुति, हैप्पी, मिली साहू, वैष्णवी, इन 6 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। एक लोगों ने आंसर ए दिया है और एक लोगों ने आंसर सी दिया है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जैक्स डेरिडा। ठीक है, जैक्स डेरिडा वो भी फ्रांस से होते हैं। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक होती है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। Who written Archaeology of Knowledge? Who written the famous book Archaeology of Knowledge? I am providing the poll. Okay, okay, okay. Let's see. 15 more seconds are remaining. चलिए तब तक आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इनमें से एक विचारक है जिन्होंने ये कहा था गॉड इज डेड, वो कौन थे? चलिए, तो हैप्पी, मिली साहू, विश्वजीत, नरेंद्र ऋषि, 4 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। इसका जो राइट आंसर है वो है माइकल फुको। माइकल फुको, हालांकि यहाँ अगर इसको पढ़ेंगे तो आप फोकॉल्ट पढ़ेंगे ऐसा, लेकिन उनको पढ़ा जाता है माइकल फुको। ठीक है, तो माइकल फुको ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। माइकल फुको ने इसका कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। और इनकी जो सबसे फेमस बात है, ये नॉलेज क्या है, नॉलेज और पावर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इसकी उन्होंने बात की थी। तो उसको हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझना शुरू करेंगे, क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म। क्वेश्चन ये है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए और इसके बाद मैं आपको कॉल प्रोवाइड कर रहा हूं एज सुन एज पॉसिबल। यस नरेंद्र, यस विश्वजीत। फ्रेडरिक निश्चय वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये टर्म को कहा था, गॉड इज डेड। आई एम प्रोवाइडिंग द पॉल फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आराम से क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। यू ऑल हैव इनफ टाइम, तो हड़बड़ी नहीं, आराम से आप आंसर कर सकते हैं। ओके ओके ओके, 5 more seconds remaining.
चलिए लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू करेक्टेड। हैप्पी, नरेंद्र बिसी, ये दो लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है, बाकी जो लोग हैं उन्होंने इसका आंसर गलत किया है। देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चन अगर आप गलत किए हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इन्हीं सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमें देखने को मिलता है इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, यानी कि पोस्ट मॉडर्न थिंकर बिलीव्स इन सब्जेक्टिविटी ऑफ नॉलेज। चलिए अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अभी से आप आराम से सारे चीजों को ध्यान से सुनिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर पोस्ट मॉडर्निज्म निकला कैसे, ये क्यों आया निकल कर। चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता है, इसके साथ साथ बोलते हैं कि एक जो मॉडर्न एरा आता है, सारी चीजों का मशीनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। हम लोग इस टाइम में देखते हैं काफी सारे थिंकर्स को पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग पॉजिटिविस्ट को पढ़ते हैं, अगस्ट कॉम्टे को पढ़ते हैं, हम लोग डेविड स्टन को पढ़ते हैं। ये सारे जो लोग हैं वो हर चीज को साइंटिफिक, हर चीज को फैक्चुअल, हर चीज को वैल्यू फ्री करते हुए उसमें बोल सकते हैं साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इससे होता क्या है कि हम लोग ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि एक जो फ्रेमवर्क पार्टिकुलर लोगों ने बनाकर हमें दिया है वही सारी चीजें सही है और बाकी में दुनिया में काफी जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। एक कॉमन सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप सबों ने पढ़ा होगा बचपन में कि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। मॉडर्न जो है, मॉडर्निज्म जो है, या जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन के जो लोग हैं वो यही कहेंगे कि वाटर का मतलब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ H2O होता है। लेकिन ये जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर होते हैं वो बोलते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वाटर का मतलब सिर्फ H2O ही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि ये लोग बोलते हैं, जो आपके पोस्ट मॉडर्न जो है वो ये बोलता है कि इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही होती है, ये जो भी चीजें हैं वो अपने टाइम, अपने कंटेक्स्ट और वो जिस जगह पे है प्लेस, उससे डिपेंड होती है। एक और कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके हाथ में एक चाकू है, इफ यू हैव ए नाइफ इन योर हैंड, और कंडीशन सिचुएशन डिमांड करते हैं, मान लेते हैं कभी किसी दिन आपके घर में एक थीफ घुस गया, एक चोर घुस गया, उस समय चाकू का महत्व आपके हाथ में जो होगा क्या वो सेम होगा कि अगर आप किसी जगह पे एक बहुत ही अच्छे शादी समारोह में जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं और उस जगह पे अपने हाथ में चाकू रखते हैं? आपका आंसर बिल्कुल यही होगा, नहीं सर, दोनों जगह पे चाकू का जो महत्व है वो अलग अलग है। लेकिन जो साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले लोग हैं वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि चाकू जो है वो बुरा है, मतलब वो चीजों को फैक्चुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो चीजों को ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। उसी के ऑपोजिट में जाकर ये जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स होते हैं, जो उत्तर आधुनिकतावादी होते हैं, वो मॉडर्न थिंकर्स को चैलेंज करते हैं, उनकी आइडियाज को चैलेंज करते हैं और वे कहते हैं, ये आर्गुमेंट देते हैं कि जो भी चीजें आपके साथ जिंदगी में हो रही है, ये जो भी चीजें आपके सामने आती है वो हमेशा से टाइम, कंटेक्स्ट एंड प्लेस से वो डिफाइन होती है। आप उसको किसी फैक्ट में, किसी केमिकल फॉर्मूला में, किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में उसे बांध नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब धीरे धीरे एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों क्या है। देखिए सबसे पहले हम मॉडर्निज्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ देखते हैं मॉडर्निज्म जो है वो चीजों को बोलता है, जो भी चीजें इस दुनिया में है वो रीजन, लॉजिक और हमारे सेंस ऑर्गन्स पे डिपेंड करती है। मतलब वो सारी चीजें जिसे हम सिर्फ और सिर्फ सेंस कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं, वही चीजें सही है, बाकी इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो गलत है। वहीं इसके उल्टा दूसरी ओर देखा जाए तो जो पोस्ट मॉडर्न है वो इसको चैलेंज करते हैं और ये बोलते हैं कि इस दुनिया में कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसको हम रीजन और लॉजिक पे नाप तौल नहीं सकते हैं, बल्कि वो टाइम, कंटेक्स्ट और वो प्लेस के आधार पे डिफाइन होती है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो आपको मॉडर्निज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता है उसका एक रिजल्टेंट होता है, उसका एक जो बोल सकते हैं आउटकम होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद विश्व की सारी चीजों को फैक्चुअलाइज करने की कोशिश की गई, विश्व में जो सारी चीजें हैं उसको एक फ्रेमवर्क में बांधने की कोशिश की गई।
यही भी हम देखते हैं जब हम लोग फ्रेडरिक नीत्शे को पढ़ेंगे, जिन्होंने कहा था गॉड इज डेड, इस दुनिया में भगवान नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज और को चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जैसा कोई भी चीज नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यानी कि यही चीजें सत्य है, इसको छोड़कर बाकी सारी चीजें असत्य है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सरासरी गलत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता है उसका एक रिजल्ट हमें मॉडर्निज्म या जो फैक्ट फाइल ये चीजें निकलकर सामने आती है। वहीं इन सारी चीजों से जो लोग एग्री नहीं करते हैं उन्हें हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म में पढ़ते हैं, जो कि रिजल्ट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्निज्म में निकलकर सामने आते हैं। तो इस तरह से एक यहाँ पे हम लोग चीजों को जब एनालाइज करेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि जो मॉडर्निज्म है वो चीजों को फाउंडेशनल बनाने की कोशिश करती है। फाउंडेशन को कैसे समझ सकते हैं? और फाउंडेशन यानी कि आधार स्तंभ, मतलब एक बेस बनाना और इसी बेस के आधार पे दुनिया की सारी चीजें चल रही है। वहीं दूसरी ओर देखें तो जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर होते हैं वो एंटी फाउंडेशनल होते हैं। और एंटी फाउंडेशनल किस चीजों पे होते हैं? वो बोलते हैं गॉड नाम का कोई चीज नहीं है, हम लोग सिर्फ ये विश्वास कर ले कि इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं वो भगवान कर रहे हैं, या इस दुनिया में जो सत्य है वो सिर्फ सत्य इसलिए है क्योंकि साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि ये ट्रूथ है, वाटर का मतलब H2O है। तो इस चीजों को वो बिलीव नहीं करते हैं, वो एंटी फाउंडेशनल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस और इन चीजों पे डिबेट होती है। एक और इंपॉर्टेंट और जिसके आधार पे मैंने पिछले क्वेश्चन को रखा था, जो मॉडर्न थिंकर होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ फैक्ट पे बिलीव करते हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर है वो सब्जेक्टिविटी ऑफ नॉलेज पे बिलीव करते हैं। तो अब ये यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। हम लोग चीजों को ऑब्जेक्टिव कब कब कहते हैं? जैसे कि मैंने अभी मैं जब अभी एमसीक्यू आपसे सॉल्व करवा रहा था तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा था जिसे हम लोग कहते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो हम आप इस यहाँ पे क्वेश्चन में एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चंस थे आपके पास चॉइस नहीं थे, आप चाह कर भी उसके अलावा कोई और फ्रेमवर्क में आंसर नहीं कर सकते थे। लेकिन वहीं उसके उल्टा में अगर देखा जाए तो सिर्फ मैं ये लिख देता कि डिफाइंड कंस्ट्रक्टिविज्म या डिफाइंड डिकंस्ट्रक्शन, तो आप उसको अपने मन मुताबिक अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करते। तो ये जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं वो यही क्लेम करते हैं, यही ये कंप्लेन करते हैं, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट करते हैं कि जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया वो पूरे वर्ल्ड को एक फ्रेमवर्क में बांध कर रख दिया। वह मनुष्य के या जो माइंड है, ह्यूमन माइंड, वो सिर्फ इतना बांध दिया कि वाटर का मतलब सिर्फ H2O होता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से इन चीजों को चैलेंज करने में हमें पोस्ट मॉडर्न थिंकर निकलकर सामने आते हैं और वे चैलेंज करते हैं कि इस वर्ल्ड में ऑब्जेक्टिविटी नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। आप चाहे जैसे भी हो, आप चाहे गोरे हो, काले हो, अच्छे हो, बुरे हो, लंबे हो, चौड़े हो, आप सभी की अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। Each and everything in this world has own importance and each thing is determined by their own time and context. आप अपने समय और अपने संदर्भ के आधार पे जो भी रिएक्शन करते हो वो मायने रखता है, बल्कि मायने ये नहीं रखता है कि आपके लिए क्या पहले से सारी चीजें निर्धारित की गई है। तो इस तरह से एक जो कॉन्सेप्ट बनाने की या जो फ्रेमवर्क क्रिएट करने का कोशिश किया गया था पहले मॉडर्न थिंकर के द्वारा, या जो मॉडर्निज्म के द्वारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के द्वारा, उसको अपोज करने में ये जो लोग हैं पोस्ट मॉडर्निज्म से संबंधित जो लोग हैं वो इसको चैलेंज करते हैं। मतलब पोस्ट मॉडर्न थिंकर जो होते हैं वो सब्जेक्टिविटी ऑफ नॉलेज में बिलीव करते हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ नॉलेज में बिलीव नहीं करते हैं। इसके साथ साथ तो अब यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे हमें देख सकते हैं कि जो मॉडर्न थिंकर हैं वो कॉन्फर्मिस्ट है, वो चीजों को कंफर्म करना चाहते हैं। वो चीजों को बोलते हैं कि जैसे आपने डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ा होगा, आपने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच गैब्रिएल आलमंड पॉवेल का पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखे होंगे उन्होंने एक फ्रेमवर्क में पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश की। तो उसी चीजों को चैलेंज करने में हमें देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न जो थिंकर होते हैं वो निकलकर सामने आते हैं। और post modern thinker are skeptical about the world that
ट्रूथ एग्जिस्ट, वो इस चीज पे सेप्टिक है, वो आशंका करते हैं कि इस वर्ल्ड में कहीं ट्रूथ या सत्य नाम की कोई चीज भी होती है। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? अगर सब कुछ क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहां तक में, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। नो, यस सर, यस सर, इज एवरीथिंग इज क्लियर? कैन आई गो अहेड? यस यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो अब यहां से आपके माइंड में हमेशा के लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट हो गया कि एक्चुअली क्यों पोस्ट मॉडर्निज्म निकल कर सामने आया। तो अगर आप खुद अपने लाइफ को भी एक्सपीरियंस करके देखोगे या उसको पहचानना चाहोगे तो आपको 100% ये समझ में आएगा कि अगर आप कभी गुस्सा होते हो, कभी खुश होते हो, तो आप टाइम एंड कंटेक्स्ट के आधार पे रिएक्ट करते हो, बल्कि इसलिए नहीं रिएक्ट करते हो कि आपको पहले से बता दिया गया है कि आपको इस पार्टिकुलर टाइम में आपको खुश रहना है और पार्टिकुलर टाइम में आपको ऐसा होना है या रिएक्शन करना है। तो इस तरह से इन सारी चीजों के साथ ये आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं कुछ और चीजें जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, हालांकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आएंगे दोनों के मीनिंग में, तो उम्मीद है आप उसको कभी गलत नहीं करेंगे। आप अब हम लोग समझते हैं द पोस्ट मॉडर्न वॉज फर्स्ट यूज बाई टर्म जीन फ्रांकोइस लोएटार्ड। इन्होंने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ये जो बुक थी उसमें सबसे पहले इस टर्म को यूज किया, जिसे हम लोग एक बोल सकते हैं सिस्टमेटिक वे से हम लोग समझते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, जो बुक 1979 में आई थी। इसके साथ साथ देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म इज ए स्टाइल ऑफ थॉट विच इज सस्पिशियस ऑफ क्लासिकल नोशन ऑफ ट्रूथ, रीजन, आइडेंटिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल प्रोग्रेस। जो हम ये मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकुलर चीज है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चीजें आपके पोस्ट मॉडर्न थिंकर को पसंद नहीं आती है और वो इस चीज को चैलेंज करते हैं। इसके साथ साथ एक टर्म आता है आपके सामने, मेटा नैरेटिव या तो ग्रांड नैरेटिव। क्या आप लोगों ने इस टर्म को पहले सुना था? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या आप लोगों ने ग्रांड नैरेटिव या मेटा नैरेटिव नाम का टर्म सुना था? नो। इफ एनी मोर, लियोटार्ड, एनी मोर कमेंट। क्या आप लोगों ने इसको सुना था? हैप्पी सुने हैं, विकास नहीं सुने हैं? चलिए चलिए चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रांड नैरेटिव या मेटा नैरेटिव? चलिए इसको समझते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप लिबरलिज्म को अच्छे से पढ़ लें 24 घंटा, तो आपको पूरा का पूरा विश्वास हो जाएगा कि जो लिबरलिज्म है वो बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी ओर जब आप मार्क्सिज्म को दूसरा दिन पूरा 24 घंटा आराम से पढ़ोगे, मन लग जाएगा उसमें, तो आपको लगेगा कि लिबरलिज्म पूरे के पूरे खराब थे, मार्क्सिज्म बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी ओर जब आप किसी दिन फेमिनिज्म को अच्छा पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जो फेमिनिस्ट कहते हैं वो बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ जब आप मल्टीकल्चरल को पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा नहीं, मल्टीकल्चरल बोल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो ये जो नैरेटिव सेट किया गया है, ये जो अपना अपना बिलीफ क्रिएट करने के सबके माइंड में जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है बाय डिफरेंट आइडियोलॉजीज, बाय डिफरेंट वर्जन ऑफ थॉट्स, बाय डिफरेंट वर्जन ऑफ रिएक्शंस, इसे पोस्ट मॉडर्निज्म जो है या जो उत्तर आधुनिक विचारक जो है वो कहते हैं कि ये मेटा नैरेटिव है, ये ग्रांड नैरेटिव है, और ये इसके खिलाफ जाते हैं। वो बोलते हैं इस वर्ल्ड में कहीं भी ग्रांड नैरेटिव या मेटा नैरेटिव नहीं हो सकता है। क्या आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट हम लोग चीज पढ़ते हैं, अस्तित्ववादी विचार पढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में जिसका नाम है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है जीन पॉल सार्त्रे का। जीन पॉल सार्त्रे भी यही कहते हैं कि क्या आप कौन है, वो बोलते हैं हु एम आई एम, मैं कौन हूं। तो वो इसमें मेनली यही कहने की कोशिश करते हैं कि क्या आप वो हो जिसको पहले से डिफाइन कर दिया गया है। अगर आप अमेरिका में जन्म लिए हो तो आप लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ोगे। क्या ये पहले से फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, जो आपके पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये सारे इसी को चैलेंज करते हैं और ये कहते हैं कि आप क्या हो या खुद डिसाइड करो। आप अपने इंपॉर्टेंस को, अपने माइंड, अपने लॉजिक को, अपने टाइम, अपने कॉन्टेक्स्ट के आधार पे उसको यूज करो, ना कि उस तरह से यूज करो जिसको पहले विचारक ने या पहले थिंकर्स ने बताकर चले गए हैं। तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है मेटा नैरेटिव या ग्रांड नैरेटिव का जो कॉन्सेप्ट सेट करने की कोशिश की गई बाय डिफरेंट आइडियोलॉजीज, इसको ये चैलेंज करते हैं। तो इट आल्सो डिनाइज ए सिंगल फ्रेमवर्क ऑफ दिस वर्ल्ड
सोसाइटी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ट्रूथ और ग्रैंड नैरेटिव या तो फिर मेटा नैरेटिव। तो इस तरह से किरकेगार्ड एक इंपॉर्टेंट थिंकर है, उन्होंने क्या कहा, ट्रूथ रिसाइड्स इन इंटीरियरिटी ऑफ मैन। जो सत्य है, जो सही है, वो आपके अंदर वास करता है, वो आपके अंदर रहता है, आपके मन को पता है, ना कि इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड या तो इस मेटा नैरेटिव वर्ल्ड को पता है। मेटा नैरेटिव वर्ल्ड जो है वो चीजें कभी भी सत्य नहीं हो सकती है। तो उम्मीद है आप सबों को यहां तक क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैन आई गो अहेड? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? यस यस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यस, थैंक यू सो मच। तो अब यहां से आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो आते हैं यहां से काफी इंपॉर्टेंट है, चीजों को ध्यान से सुनिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज पोस्ट मॉडर्निस्ट, या इनमें से कौन पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं है या कौन है, ये सारी चीजें जो है वो पूछी जाती है। तो जो इंपॉर्टेंट नाम इसमें निकल कर सामने आता है, लियोटार्ड की कौन सी बुक है, सारिक्षा पूछ रहे हैं। लियोटार्ड की जो बुक है वो है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट आपके पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं उनमें जीन फ्रांसिस लियोटार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैक्स डेरिडा, माइकल फोकोल्ट, मार्टिन हेडेगर, फ्रेडरिक नित्शे, रिचर्ड रॉटी, जिलेस डेल्यूज, ये सारे जो विचारक हैं वो आपके पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। यस हैप्पी, आपने आंसर लिख दिया, थैंक यू। सादीक्षा, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया गया है। चलिए, तो ये सारे जो नाम है आपके माइंड में सेट बैठ जाना चाहिए कि जो जीन फ्रांसिस लियोटार्ड है, जो डेरिडा है, जो फौकॉल्ट है, जो हेडेगर है, जो फ्रेडरिक नित्शे है, रिचर्ड रॉटरी है, आपके जो गिलेस डेल्यूज हैं, ये सारे के सारे पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं। नाम इतना सा ही नहीं है, नाम इससे बहुत बड़ा है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग से यहाँ पूछना चाहेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में क्या पॉलिटिकल साइंस में एग्जिस्ट हुआ था, पॉलिटिकल साइंस में निकला था, या किसी और चीजों में? क्या आप बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप लोगों को पता है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कहां निकलकर सामने आई है, उसकी ओरिजिन जो होती है वो कहां से होती है? नो, विश्वजीत को पता नहीं है। बाकी लोग डोंट नो, आई गेस सोशियोलॉजी नहीं। देखिए, आप लोग यहाँ से अपने आप में ब्रिटेन सादीक्षा बोल रहे हैं, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। एक्चुअली आप जब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत बाद में आया है। जब आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि पॉलिटिकल साइंस का एक मेन जो थ्योरी है उसमें पोस्ट मॉडर्निज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्ट मॉडर्निज्म काफी बाद में आया है। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक मिनट में कि इसकी ओरिजिन कहां से होती है। हम लोग ये देखते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है या जो उत्तर आधुनिकता है विचार, उत्तर आधुनिक विचार जो है वो आपकी जो आर्कियोलॉजी है, या बोल सकते हैं जो आर्किटेक्ट है, जिस तरह से बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, बड़े बड़े महल का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता था, सबसे पहले ये चीज जो है वो लिटरेरी और आर्किटेक्ट में निकलकर सामने आती है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत बाद में आई है। तो आप जब इसकी अगर पीडीएफ को भी सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि जितना आपको इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस में नहीं मिल रहा है उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा आपके लिटरेरी में, जैसे लिटरेचर में इंग्लिश में मिलेगा आपको, आर्किटेक्चर में मिलेगा, उन सारी चीजों में मिलेगा। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल साइंस में बहुत बाद में आया है। चलिए, तो ये चीजों को आगे समझने की कोशिश करते हैं। यस यस, सादीक्षा इंग्लिश में था, यस वेरी गुड, आपने इसको शायद पढ़ा है। चलिए अब हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। माइकल फुकोल्ट, माइकल फुकोल्ट के बारे में अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें तो माइकल फुकोल्ट जो है वो एक फ्रेंच फिलोसफर है, फ्रांस। एक्चुअली आप जब देखेंगे पूरे लिस्ट को तो आपको मिलेगा मैक्सिमम जो थिंकर्स है सारे फ्रांस के ही हैं। ठीक है, तो आपके जो माइकल फुकोल्ट है ये फ्रांस से होते हैं और इनका जन्म 1926 के आसपास में होता है। और ये इनको जो मुख्यतः हम लोग जानते हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, इसके साथ साथ लिटरेरी क्रिटिक करते हैं ये, इसके साथ एक हिस्टोरी, इसको इनको कहा जाता है हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसको जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज। इनकी एक बुक भी है, नॉलेज पावर। ठीक है, तो ये जो बात करते हैं वो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड पावर।
तो एक्चुअली ये कहना क्या चाहते हैं, ये समझने की आप कोशिश कीजिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि स्टेट में पावर कहां से आती है, तो मोस्ट ऑफ यू आप आंसर करोगे सर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट होती है, वहां से पावर आती है। लेकिन थोड़े से आप चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। आप अगर जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या उस सोसाइटी का हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर उस सोसाइटी का हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो क्या उस सोसाइटी के हर एक व्यक्ति में पावर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? क्या उस हर एक व्यक्ति के बिना हमारा स्टेट एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना? ये आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके माइंड में फटाफट ये चीजें जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी चीजें चलते हैं। मान लेते हैं आप एक लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको ही पढ़ा रहा हूं, पीपीटी मैंने बनाया, पीपीटी मैंने लैपटॉप की मदद से बनाया, क्या इस लैपटॉप के बिना मैं पीपीटी बना पाता? यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि नॉलेज, हमारा जो पावर क्रिएट हो रहा है, जो पीपीटी का जो पावर है, वो लैपटॉप से क्रिएट हो रहा है। यानी कि जो हमारा सोर्स ऑफ पावर जो है, वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होता है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती है। जैसे कि हमारे माइंड में फ्रेमवर्क एक बना दिया गया था कि पावर आपको अगर स्टडी करना है, तो सिर्फ और सिर्फ पावर का मतलब बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और सिर्फ प्रेसिडेंट। ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं, इसको चैलेंज करते हैं। और ये आपके जो माइकल फूको है, ये चैलेंज करते हुए ये कहते हैं कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो नॉलेज है, वो आपका पावर है। तो नॉलेज क्या है? अगर आप चाहे उस नॉलेज को किसी भी फील्ड में अप्लाई करते हो, चाहे आप प्लेग्राउंड में अप्लाई करते हो, चाहे आप उसको WWE के मंच पे करते हो, फिर चाहे आप उसको पढ़ाने में करते हो, फिर चाहे वो आईटी सेक्टर में करते हो, फिर चाहे वो डिजिटल मार्केट में करते हो, फिर चाहे आप कहीं भी विश्व में करते हो, वो नॉलेज जो है एक्चुअली में आपका वही पावर का काम करता है। उसके बिना आपके पास पावर नहीं हो सकती है। एक कॉमन से एग्जांपल ले तो आज मोदी जी हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर बनकर निकलकर सामने आए हैं, जो 2014 से लगातार हमारे सामने है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मोदी जी में आखिर कौन सा ऐसा चीज था जो उनको इतना पावरफुल बनाया। तो ऑफकोर्स आप सभी ये चीज कहेंगे, इस चीज से एग्री करेंगे कि उनका जो स्किल होगा, उनका जो नॉलेज होगा, उनका जो वर्किंग एक्टिविटी होगा, वही चीज, वो खास चीज थी जिनके वजह से वो आज इस पावर के पोजीशन तक पहुंच पाए हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो माइकल फूकोल कहने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं नॉलेज इज पावर। आपके पास जो नॉलेज है वही आपकी पावर है। ठीक है, तो इसको जो यहाँ पे चीजें लिखी है उसको थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। His aim was to undermine the notion that emergence of modern liberalism and its characteristics institution resulted in greater freedom for the individual। जो आपके जो मॉडर्निज्म जो आया या जो लिबरलिज्म आया, वो जो कहता था कि जो आपके जितने सारे जो आपके डेवलपमेंट हो सकते हैं वो सिर्फ लिबरलिज्म के अंतर्गत हो सकते हैं। ठीक है, वो इस चीज को चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप डेवलप कर सकते हो, तभी आप पावरफुल बन सकते हो। इसके साथ साथ हिज अर्ली वर्क एनालाइज डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, दैट इज आर्कियोलॉजीज। यहीं से एक इंपॉर्टेंट बुक था जिसका मैंने डिस्कस किया था, क्वेश्चन दिया था आपको, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी में दैट मीन्स व्हाट? कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन करना। तो इस तरह से उनका जो नॉलेज के डिफरेंट ब्रांचेस की वो बात करते हैं, बोलते हैं नॉलेज हमारी जो पावर है वो सिर्फ सिर्फ स्टेट से नहीं आती है, बल्कि जो पावर है आपके लाइफ के हर एक सेगमेंट से पावर क्रिएट होती है। तो इस तरह से नॉलेज एज आर्कियोलॉजीज लीडिंग टू एन emphasis and discourse or what he later called discursive formation. Central to this was his belief that knowledge is immersed in power, truth always being a social construct। तो इस तरह से बोलते हैं जो भी हमारी जो पावर होती है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होती है। तो उम्मीद है माइकल फुकुल जो चीजें कहने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से ये आपके मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करने की, उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप समझ पाए होंगे। अगर इनकी फेमस बुक की बात करें, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो फेमस बुक है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। उनकी जो फेमस बुक है उनमें डिसिप्लिन एंड पनिश, इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, माइंडनेस एंड सिविलाइजेशन, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड डिस्कोर्स ऑन नॉलेज। ये जो जितनी सारी बुक्स हैं वो सारी की सारी आपके माइकल फुकोल की किताब है। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यहाँ, या तो फिर कोई डाउट है?
यस श्रुति, वेरी गुड, थैंक यू। मिली, यस, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। सदीक्षा लिख रही है पोस्ट मॉडर्निज्म इज क्वाइट सिमिलर टू कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए नहीं, वो थोड़ा सा अलग है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो एक्चुअली आईआर में यूज किया गया। हाँ, इस तरह से बोल सकते हैं कि जो सोशल कंस्ट्रक्ट है वो थोड़ी सी मैच करती है, बट पूरी की पूरी सिमिलर नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दूसरे विचारक को, लेकिन उसके पहले एक दो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। उम्मीद है आप सभी सुन सुन के थक गए होंगे। चलिए, आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। एक तरफ आपके थ्योरीज लिखे हुए हैं या आइडियाज लिखे हुए हैं, स्कूल ऑफ थॉट लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ उनके थिंकर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो आप बताइए कौन से इनमें जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। आई एम प्रोवाइडिंग द पॉल। Okay, let's wait for the result. Let's see how many of you corrected. Okay, 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 let's go. Nobody have corrected this answer. मैक्सिमम 5 लोगों ने इसका जो आंसर किया है वो किया है आपने आंसर डी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या तो बोला जाए पोस्ट मॉडर्निज्म, दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। माइकल फूकोल्ट भी जो है वो आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म से है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका लियो ऑस्ट्रॉस ऑप्शन ए है, क्योंकि लियो ऑस्ट्रॉस जो है वो कांट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। वो एक आइडियलिस्टिक और फिलोसफिकल थिंकर होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो पोस्ट मॉडर्निज्म से कॉन्सेप्ट आपका जैक्स डेरिडा है, फेमिनिज्म से साइमन डी वीवर है, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से आपके माइकल फूकोल्ट है। जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज जो है उस पे कहीं ना कहीं माइकल फूकोल्ट जो है वो कोशिश कर रहे हैं समझाने की, उस पर स्ट्रेस देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आई होप आप लोग इसमें कंफ्यूज हैं। एक जो स्ट्रक्चर बनाने की पहले कोशिश की गई थी मॉडर्न थिंकर के द्वारा, या जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ था उसके द्वारा एक जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई थी कि ये जो पार्टिकुलर फ्रेमवर्क है, ये जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है वही सही है, बाकी सारी चीजें गलत है। इस चीज को जो लोगों ने चैलेंज किया उसे हम लोग पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। उम्मीद है आप लोग इस चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन को और करते हैं। Which of the following term is not preferred by postmodern thinkers? Post-structuralism, deconstruction, modernism या subjectivity? एक मिनट। Okay, I am providing the poll. Okay, आप सभी आंसर कीजिए इसका। Okay, let's see. Let's see how many of you corrected। चुकी अभी तक मैंने इस चीज को काफी बार डिस्कस किया है, तो उम्मीद है आप सभी इसको गलत नहीं करेंगे। लेट्स सी, 2 1 गो। ओके, विश्वजीत, श्रुति, नरेंद्र वैसी, हैप्पी, सब समय, सादीक्षा, 6 लोगों ने इसका आंसर सही किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। हमें देखने को मिलता है कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर यूज करते हैं। डिकंस्ट्रक्शन जो जैक्स डेरिडा कॉन्सेप्ट है उसे यूज किया जाता है। इसके साथ साथ मॉडर्निज्म और एक है सब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी के बारे में अभी मैंने बात किया कि इसको भी वो यूज करते हैं, लेकिन जो मॉडर्निज्म है आधुनिकतावाद इसको वो सपोर्ट नहीं करते हैं, इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। तो चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फ्रेडरिक निश्चे को। फ्रेडरिक निश्चे जो है वो बहुत ही अलग थिंकर है। जब आप इनको पढ़ेंगे, फ्रेडरिक निश्चे के बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको जानकर ये काफी अजीब लगेगा कि वो साइंस को पूरी तरह से नकार देते हैं।
वो बोलते हैं साइंस नामक जो चीजें हैं वो हमें बर्बाद कर रही है, हमारी सोच को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हमारी जो थिंकिंग माइंड थी, हमारी जो एक इंटेलेक्चुअल माइंड थी, वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसको एक छोटा सा आप खुद एनालाइज करके देख पाएंगे कैसे। अगर हम लोग ये बात करें कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो थिंकर्स होते थे, जैसे हम लोग कॉमन सी बात करें तो एक इंपॉर्टेंट थिंकर हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में निकल कर सामने आते हैं, चाणक्य यानी कि कौटिल्य। कौटिल्य ने जिस तरह से सारी चीजों को एनालाइज किया, जिस तरह सारी चीजों को सोचा, इतने दूरदृष्टि के लोग होते थे। शायद अगर आपसे पूछें कि आज के टाइम में क्या इतने दूर तक सोचने वाले कोई लोग एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो मोस्ट ऑफ यू इस बात से एग्री करेंगे कि सर आज के टाइम में सोचता कौन है, मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ कर लीजिए, दैट्स ऑल, फिनिश, इनफ। ठीक है, तो ये जो चीजें साइंस हमारे साथ किया, इस चीज को क्रिटिसाइज करने में, इस चीज को चैलेंज करने में फ्रेडरिक निश्चे जो है वो पूरी तरह से विरोध में जाते हैं। फ्रेडरिक निश्चे का अगर उनके बारे में थोड़ा सा बताएं तो ये एक जर्मन फिलोसफर है जिनका जन्म 1844 के आसपास में होता है, और इनकी जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग निहिलिज्म के नाम से इंपॉर्टेंटली जानते हैं। निहिलिज्म इसलिए क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये जो ग्रांड नैरेटिव सेट किया गया है, मोरल और जो फिलोसफिकल थिंग्स हमारे सामने पहले से सेट कर दिए गए हैं, ये हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेडरिक निश्चे इसी चीज में एक और चीज आगे बढ़ के ये कहते हैं, गॉड इज डेड। गॉड इज डेड वो क्यों कहना चाहते हैं? अगर आपसे एक बात पूछे कि गॉड का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, तो आप सभी ये जरूर कहेंगे कि सर जो गॉड होते हैं वो हमारे लाइफ को गाइडलाइन करने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस चीज को ये चैलेंज करते हैं कि क्या जो गॉड हमारे लिए नहीं कह रहे हैं या जो हमारे लिए गाइडलाइन नहीं कर रहे हैं, क्या वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, या क्या प्रूफ है कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि ये जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर है वो इस बात पे फोकस करते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही है वो टाइम एंड कंटेक्स्ट एंड प्लेस से डिफाइन होती है। तो फ्रेडरिक निश्चे he developed a critique of traditional religious and philosophical thought। नरेंद्र आप कुछ लिखना चाह रहे हैं? He developed a critique of traditional religious and political philosophical thought। जो हमारे सामने एक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थॉट, रिलीजियस थॉट जो हमारे सामने निकल कर सामने आते हैं, ये उसको क्रिटिक करते हैं। He states on the importance of will and especially will to power। एक इंपॉर्टेंट चीज विल यानी कि इच्छा शक्ति। एक चीज और अगर आपसे कॉमन सी पूछूं मैं कि आज लोगों के अंदर में विल या जो इच्छा शक्ति है वो पहले की तुलना में आज कम रही है या घट रही है, तो मैक्सिमम लोग इस बात पे एग्री करेंगे सर जो हमारी विल होती थी, जो इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय जो होता था, वो धीरे धीरे कमते जा रही है। तो इस चीज को फ्रेडरिक निश्चे चैलेंज करते हैं और वो बोलते हैं कि जो हमारी एक जो स्ट्रेंथ थी, विल टू पावर, एक लोग जो अपनी इच्छा शक्ति के आधार पे अपने लाइफ को ड्राइव करते थे, अपने लाइफ को जिस तरह से वो चाहते थे उस तरह से वो जी सकते थे, आज ये चीजें जो है वो मर चुकी है। क्यों? क्योंकि साइंस ने क्या किया है, हमारे माइंड को नैरो बनाकर उसे एक फ्रेमवर्क में बांध दिया है। हम वाटर को H2O से बाहर कभी नहीं सोचते हैं, कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, ये चेक भी करने की कोशिश नहीं करते हैं क्या वाटर H2O ही है या उसके अलावा कुछ है। तो उम्मीद है आप ये जो बार बार H2O मैं बोल रहा हूं, एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से जो फ्रेडरिक निश्चे है वो स्पेशली फोकस्ड ऑन विल टू पावर। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, एन इरेशनल फोर्स फाउंड इन ऑल इंडिविजुअल दैट कैन बी चैनल टुवर्ड्स डिफरेंट एंड्स। वो बोलते हैं कि ये जो साइंटिफिक टाइम जो पीरियड आया, इसमें हम देखते हैं कि लोगों के अंदर में जो इरेशनल फोर्स है, मतलब लोगों के अंदर में जो एक जो बिलीफ है, ठीक है, वो लोगों के अलग अलग एक मिनट देखिए, ये इस कॉन्सेप्ट से कहने की कोशिश करते हैं कि एन इरेशनल फोर्स फाउंड इन ऑल इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सबके अंदर में एक समान फोर्स या एक समान स्ट्रेंथ नहीं पाई जाती है। हर लोगों में जो स्ट्रेंथ है वो अपने अपने टाइम में या अपने अपने कंटेक्स्ट के आधार पे अलग अलग है।
इस चीज को बात करते हैं। और इस तरह से वो कोशिश करते हैं कहने की कि ये जो डिफरेंट स्ट्रेंथ अलग अलग लोगों में है, ये लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाती है, और इसी की जरूरत है, इसी को कोशिश करने की जरूरत है, जिसे साइंस ने नैरो कर दिया है। अगर इनकी फेमस बुक की बात करें तो उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है बियॉन्ड गुड एंड इविल, जो 1886 में आती है। इसके साथ साथ ऑन द जेनियोलॉजी ऑफ मोरल्स, जो 1887 में आती है, जहां पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक फायर्स अटैक किया है। और जो एक फेमस कोटेशन है गॉड इज डेड, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को चैलेंज करके किया था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने क्या किया, चीजों को एक फ्रेमवर्क में बांधने की कोशिश की थी। तो इस तरह से ही समड अप दिस व्यू इन द डिक्लेरेशन दैट गॉड इज डेड। एंड इनको एक और चीज के रूप में जाना जाता है, इन्होंने साइंस को क्या कहा, साइंस को कहा चेन ऑफ मेटाफर्स। ठीक है, मेटाफर्स का मतलब क्या है, जो चीजें सही नहीं है, जो चीजें सिर्फ बातूनी होती है, मतलब लाइक जो रियल में एग्जिस्ट, हमारे लिए जो बेनिफिशियल नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये चीजें जो साइंस है वो सिर्फ बकवास है, क्योंकि उन्होंने साइंस जो है हमारी माइंड को एक फ्रेमवर्क में बांधने की कोशिश की है। ह्यूमन माइंड उतना ही नहीं है, वो उतना लिमिटेड नहीं है, बल्कि ह्यूमन माइंड जो है वो अनलिमिटेड काम करने की क्षमता रखती है। तो इस तरह से फ्रेडरिक नीत्शे जो है वो एक बहुत ही विवादास्पद अपने टाइम के फिलोसफर होते हैं जर्मनी के। चलिए, वॉज ही ए ज्यू, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ श्रुति, थोड़ा सा देखना होगा वो ज्यूज थे या नहीं थे, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो ज्यूज ही होंगे, क्योंकि जितने फ्रांस के थे वो और उस समय के वो लोग थे। चलिए एक और इंपॉर्टेंट थिंकर को पढ़ते हैं, वो है आपके जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड। जीन फ्रांसिस लियोटार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक फ्रेंच फिलोसफर है। खास करके ये एक सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, और सोशियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ ये एक लिटरेरी थ्योरिस्ट भी होते हैं। अगर इनकी और अच्छे से बात करें, ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि इनकी एक जो बहुत फेमस बुक आती है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म को एक्सप्लेन करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो बुक का नाम होता है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। ये बुक आपके 1979 में आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसको जरूर लिखिएगा, दिस बुक इज कंसिडर्ड एज बाइबल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑफ नॉलेज, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज जो बुक है उसे बाइबल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ही डिफाइंस पोस्ट मॉडर्निज्म एज इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव। जो मेटा नैरेटिव पहले से सेट किया गया था उसके तरफ एक इनक्रेडिबिलिटी, मतलब बोलते हैं ना क्रेडिट देना, क्रेडिट देने का उल्टा इनक्रेडिबिलिटी, उसके तरफ एक बोल सकते हैं कदम है। ये जो मेटा नैरेटिव पहले से सेट किया गया था, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म और जो आपकी सारी चीजें हैं, आइडियोलॉजीज है, उसके खिलाफ ये एक अपोजिट चल रहा मार्ग है, ऐसा वो कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, हु डिफाइंड पोस्ट मॉडर्न एज इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव। तो आप याद रखिएगा, ये फेमस कोटेशन जो है, ये जो फेमस बात है, वो आपके जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड के द्वारा कहा गया था। बाय दिस ही मेंट दैट truth is always contingent of historical and social context rather being absolute and universal। इन्होंने इस बात को भी चैलेंज करने की कोशिश की, जो हम लोग ये कहते हैं कि यही सत्य है और इसको अलावा कोई चीज सत्य नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई चीज अगर सत्य है, कोई चीजें अगर सत्य नहीं है, ये टाइम एंड कंटेक्स्ट के आधार पर डिफाइन होती है, ये हमारी सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर डिफाइन होती है, ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ पे डिफाइन नहीं हो सकती है, या जो साइंटिफिक या फैक्चुअल जो चीजें हैं उसके आधार पे हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है, या यहां तक कोई डाउट है? आप बता सकते हैं क्या सब कुछ क्लियर है, क्योंकि आई थिंक काफी लंबा हो गया लगातार कन्वर्सेशन। चलिए, तो उम्मीद है मैं चीजों को सिंपल रख रहा हूं, ताकि ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है आप इसको ग्रास्प कर सके, और उम्मीद है कि आप सभी एक पोस्ट मॉडर्न थिंकर के रूप में निकलकर सामने आएंगे, और आप लोग भी ये जो मेटा नैरेटिव सेट किए जाते हैं उसको चैलेंज करेंगे, और
जो भी चीजें हैं उस पे अपना व्यू रखेंगे। चलिए तो खैर आगे बढ़ते हैं और चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नाम, और उम्मीद है इससे क्वेश्चन आपके हर बार चाहे वो कोई भी एग्जाम हो उसमें जरूर पूछा जाता है, और वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैक्स डेरिडा का एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिकंस्ट्रक्शन, वो क्या कहता है, या तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया। इनकी फेमस बुक जो है वो भी बहुत बार पूछ ली जाती है। तो अगर हम जैक्स डेरिडा की बात करें तो ये इनका जन्म अल्जीरिया में होता है। ये फ्रांस में नहीं जन्मे होते हैं, बाद में ये फ्रांस में चले जाते हैं। और अगर देखा जाए तो 1930 में इनकी जन्म होती है। और इनको जो हम लोग खास तौर पे पढ़ा जाता है इनको, वो आता है कॉन्सेप्ट डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विसंरचना। विसंरचना, अगर आप बोले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दैट मीन्स किसी चीज को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, उसको डीकंस्ट्रक्ट करना, उसको विसंरचित करना, करने का जो काम किए वो आपके ये जिन जैक्स डेरिडा करते हैं। तो एक्चुअली ये क्या कहते हैं इसको समझना जरूरी है। ये अपनी फेमस बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो उनकी बुक होती है, उस बुक में मेनली ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो एक कंस्ट्रक्शन पहले से कर दिया गया है हमारे सामने, ठीक है, वो चीजें सही नहीं है। खास करके इनको जो हम लोग जानते हैं वो एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरटेक्सुअलिटी। इंटरटेक्सुअलिटी, टेक्सुअलिटी, ठीक है, इसके नाम से इनको जानते हैं। एक चीज अगर आपसे पूछे तो मोस्ट ऑफ यू जो है आप यस आंसर करेंगे, हालांकि आप इसको अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप क्या सोचते हैं। जब भी आप कोई किताब को पढ़ते हैं, जब भी आप किसी नॉवेल को पढ़ते हैं, जब भी आप किसी मूवी को देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो जो मूवी है वो सही है, या जो पार्टिकुलर बंदा हमारे सामने कह रहा है वही सही है? क्या आप हमेशा आपको ये बिलीव होता है, आपके माइंड में ये फ्रेमवर्क बन जाता है कि वही चीज सही है? यस और नो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नो, श्रुति बोल रहे हैं नो, यस विश्वजीत बोल रहे हैं यस, बाकी लोग डू फास्ट ऑलवेज क्वेश्चन, श्रुति सदीक्षा बोल रहे हैं यस। चलिए वेरी गुड। तो देखिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस इन्फ्लुएंस तो होता है, जैसे अभी आपने अभी रिसेंट में अगर आप कश्मीरी फाइल्स अगर मूवी देखे होंगे तो सभी लोग इस चीज पे पूरा कंफर्म हो गए होंगे जो भी चीज दिखाई गई वो 100% ट्रूथ है, ठीक है। तो इस चीज को जो इस चीज को जो चैलेंज करते हैं आपके एक विचारक, उनका नाम होता है जैक्स डेरिडा। तो जैक्स डेरिडा क्या कहने की कोशिश करते हैं? वो ये कहते हैं कि एक पार्टिकुलर बुक में जो टेक्स्ट लिखी जाती है, उस टेक्स्ट में जो एक राइटर ने कहने की कोशिश की है, वो उन्होंने जो हमारे माइंड में डालने की कोशिश की है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस किताब को पढ़कर और आप क्या समझते हो, आप उस किताब को कैसे अपने माइंड से, अपने नजरिए से कैसे डीकंस्ट्रक्ट करके एनालाइज या उसको कैसे ऑब्जर्व करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैक्स डेरिडा ये कहते हैं कि हम उसकी पूजा करेंगे जो किसी पार्टिकुलर लोगों की भाषण सुनकर, किसी पार्टिकुलर किताब को पढ़कर वो अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करे, ना कि उस तरह से इंटरप्रेट करे जिस तरह से उसे उस किताब में कहने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से जैक्स डेरिडा जो है वो डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट देते हैं। वो जितनी सारी एक फ्रेमवर्क जो पहले से सेट करने की कोशिश की जाती है, ये जो मेटा नैरेटिव हमारे माइंड में डाली जाती है, वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज नीडेड टू डीकंस्ट्रक्ट ईच थिंग्स इन देयर लाइफ। आप सारी चीजें जो है वो अपने अनुसार अपनी चीजों को समझने की कोशिश करें। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं। जैक्स डेरिडा वाज ए फ्रेंच फिलोसफर, एक फ्रांस के फिलोसफर थे, हालांकि अल्जीरिया में इनका जन्म हुआ था। बेस्ड ऑन फॉर डेवलपिंग ए फॉर्म ऑफ सेनोटिक एनालिसिस नोन एज डीकंस्ट्रक्शन। उसको उनको हम लोग डीकंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। ही इज डिस्कस्ड इन न्यूमरस टेक्स्ट एंड डेवलप्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ फेनोमेनोलॉजी। उन्होंने इसकी बात की। समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इनको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के रूप में भी देखा जाता है। डीकंस्ट्रक्शन इज टास्क ऑफ रेजिंग क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, deconstruction is task of raising question about the text that constitute cultural life, exposing complications and contradictions of which their authors are not fully conscious and for which they are not fully responsible। वो जो सारी चीजें लिख के चले जाते हैं, वो जो सारी चीजें हमारे माइंड में डालने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें सही है या गलत,
वो इस चीज से फाइनलाइज नहीं होती है कि ऑथर क्या कहना चाहता है, बल्कि फाइनलाइज इस चीज से होती है कि आप उसको अपने माइंड में कैसे परसीव करते हो। तो इस तरह से जैक्स डेरिडा जो है वो अपनी इस कॉन्सेप्ट को देते हैं और अपनी ये बातें कहते हैं। तो इनकी जो अदर्स फेमस बुक है उसमें राइटिंग एंड डिफरेंस जो 1967 में आती है, मार्जिन्स ऑफ फिलॉसफी 1972 में आती है, और स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स मार्क्स जो है वो 1993 में आती है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थिंकर और हैं, हालांकि इसके बाद और बहुत ज्यादा थिंकर्स को नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से इसको ही फिनिश करते हैं। अगर हम लोग मार्टिन हेडेगर की बात करें तो ये भी एक जर्मन फिलोसफर होते हैं, ठीक है। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक आती है, जो बुक का नाम होता है आपका बीइंग एंड टाइम। ये बुक को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे अपने माइंड में तो आपको ये समझ में आएगा। ये बुक कह रहा है बीइंग आपका होना, और टाइम मतलब आप किस समय हो और आप हो उसका। तो क्या आप खुद के माइंड में ये ऑब्जर्व कर सकते हो या थिंक सोच सकते हो, आपका सोच आपका जो माइंडसेट है, आप अभी जिस वर्ल्ड में रह रहे हो और आप अगर आज से 80 साल पहले रह रहे होते, क्या दोनों के टाइम की माइंडसेट सेम रहती? बिल्कुल नहीं। ठीक है, दोनों टाइम का जो माइंडसेट आपका होगा, दोनों टाइम का जो आपका सोच होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। तो इसी चीज को मार्टिन हेडेगर ने कहने की कोशिश की, और उन्होंने बीइंग एंड टाइम में जो 1927 बुक आती है उनमें ये बातें कही। हालांकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अंदर से नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले ये बताइए कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अब आपके जितने थिंकर्स हैं इंपॉर्टेंट, मैंने सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दिया है। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आप सब तैयार हैं आगे क्वेश्चन के लिए, क्विज को सॉल्व करने के लिए? यस श्रुति, यस सदीक्षा, थैंक यू सो मच। बाकी लोग जल्दी से बताइए, क्या आप सबको सभी की सारी चीजें क्लियर है? विश्वजीत हैप्पी, वेरी गुड, मिली यस। चलिए, तो उम्मीद है ये लेक्चर काफी मतलब आसान भाषा में मैंने रखा है जान से, ताकि आप सभी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाए। चलिए कुछ क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ये है, मैच द फॉलोइंग आपको करना है, आप टाइम अच्छे से ले लीजिए। मैं आपको पॉल प्रोवाइड कर रहा हूं। एक तरफ प्रोटागोनिस्ट यानी कि जो थिंकर्स है उनका नाम है, और दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट जो दिया गया है उनका नाम है। आई एम प्रोवाइडिंग यू इनफ टाइम। देखिए यहाँ पे लियो फेमिनिज्म लिखा हुआ है, उसको आप लोग कंसिडर कीजिएगा इको फेमिनिज्म, ठीक है, इको, या फेमिनिज्म भी सिर्फ कंसिडर कर सकते हैं। आराम से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आराम से आप आंसर कर सकते हैं। 15 more seconds are remaining. 5 seconds. चलिए लेट्स गो। तो हमें देखने को मिल रहा है विश्वजीत एंड हैप्पी, दो लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू, विश्वजीत एंड हैप्पी। हमें देखने को मिलता है डॉर्किन जो है वो एक लिबरल थिंकर है, ठीक है। रोनाल्ड डॉर्किन जो है उनकी वो एक लिबरल थिंकर है। क्या आपको याद है कि रोनाल्ड डॉर्किन की एक बहुत फेमस बुक है, वो कौन सी बुक है? मैं आपको हिंट देता हूं, वो राइट्स के बारे में कुछ उस बुक में कहते हैं। रोनाल्ड डॉर्किन की एक बहुत ही फेमस बुक है, क्या आपको याद है? चलिए मैं बताता हूं। उनका एक बहुत ही फेमस बुक है जो 1977 में आती है, और उस बुक का नाम है बीइंग एंड टाइम। नरेंद्र, जो उन्होंने किताब लिखा था वो था बीइंग एंड टाइम, मार्टिन हेडेगर। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं इसका बता रहा हूँ। डॉर्किन ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था टेकिंग राइट सीरियसली, टेकिंग राइट सीरियसली, ठीक है। ये फेमस बुक है टेकिंग राइट सीरियसली, वेरी गुड। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो है। अच्छा, माइकल सैंडल का कोई किताब का नाम आप बता सकते हैं क्या? माइकल सैंडल, और वो किस आइडियोलॉजी से या किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं क्या?
यस हैप्पी, आपने आंसर इसका सही किया है। माइकल सैंडल बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ थॉट? Nobody has answered till now. Yes, yes, yes. Liberalism and Limits of Justice. Very good. Very good. Happy. लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस जो फेमस बुक है, आप लिख लीजिए इसको अपने नोटबुक में। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस जो किताब है वो आपके माइकल सैंडल का है, जो कम्युनिटेरियन यानी कि समुदायवादी विचारक है। अगर कुछ और समुदायवादी की बात करें तो माइकल वॉल्जर वो भी है और चार्ल्स टेलर वो भी है। ठीक है, चलिए, तो हमें देखने को मिलता है माइकल सैंडल कम्युनिटेरियन है, मेरिया माइल्स जो है वो इको फेमिनिज्म से आती है, और जो माइकल फुकोल है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पोस्ट मॉडर्न थिंकर? आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और ये बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें जो है वो गलत है। लेट्स सी, 15 more seconds are remaining. Let's see the result. हैप्पी, सब समय, सादीक्षा छेत्री, ये तीन लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि 4। कैसे, देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग स्टेटमेंट 1 की बात करें तो पोस्ट मॉडर्निस्ट चैलेंज द नोशन दैट नॉलेज इज इटर्नल। क्या पोस्ट मॉडर्न थिंकर जो है वो इस बात को चैलेंज नहीं करते हैं कि नॉलेज जो है वो इटर्नल है, नॉलेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह पाई जाती है, तो इसकी वो बात करते हैं। नॉलेज इज लिंक टू पावर, इसी की बात आपके जो माइकल फूको है वो इसी बात करते हैं। नॉलेज लीड्स टू प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड, वो इसकी बात करते हैं। नॉन नॉलेज इज इम्पार्शियल, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to postmodern thinker, which attribute of knowledge does not exist? Normative knowledge, cognitive knowledge, political knowledge या objective knowledge? कौन सा knowledge का फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है? उम्मीद है आप सभी इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। वन मतलब 7 लोग अभी मौजूद है क्लास में, सारे के सारे लोग इसका आंसर सही कर पाएंगे। यस यस यस, डू फास्ट। यस, 5 more seconds are remaining. Just go. 3, 2, 1, go. Let's see. यस, श्रुति, नरेंद्र, हैप्पी, विश्वजीत, 4 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। कांग्रेचुलेशन आप चारों को। तो मैंने शुरू से डिस्कस किया है कि ये जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं वो ऑब्जेक्टिविटी पे कभी भी बिलीव नहीं करते हैं, वो फैक्ट फिगर और ये जो एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने की कोशिश की जाती है वो इसमें कभी बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं नॉर्मेटिव मानपरक वो इसमें बिलीव करते हैं। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, हम लोग हर चीजों को अपने अनुसार कॉग्नेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो इसकी बात करते हैं। और पॉलिटिकल नॉलेज की वो बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की वो बात नहीं करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड साइंस चेन ऑफ मेटाफर्स? हालांकि मैंने इसका आंसर आपको पहले बता दिया है। हु कॉल्ड साइंस एज चेन ऑफ मेटाफर्स? आई एम प्रोवाइडिंग द पॉल। ओके ओके, लेट्स सी आप लोगों ने कितना ध्यान से क्लास को सुना है, अभी चेक हो जाएगा। लेट्स सी, हु कॉल्ड साइंस एज चेन ऑफ मेटाफर्स? 15 more seconds, 10 seconds.
डू आंसरिंग, आंसर करते रहिए आप सभी। 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1, गो। लेट्स सी। ओनली एक लोग, विश्वजीत राय गुरु, इसका आंसर सही किए हैं। बाकी जो लोग हैं, 2 लोगों ने सी, 1 लोगों ने ए और 1 लोगों ने बी आंसर किया है। मैंने इतना आराम से बताया था कि चेन ऑफ मेटाफर्स साइंस को किसने कहा, तो वो थे आपके फ्रेडरिक नीत्शे। ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे जो थे, जिन्होंने कहा गॉड इज डेड, जो क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट में संदर्भ में कह रहे थे, उन्होंने इस चीज को कहा, साइंस को चेन ऑफ मेटाफर्स कहा था। चलिए, तो अब आप लोगों से डिस्कस करना है कि जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट किया जाए वो कौन से टॉपिक पे स्टार्ट किया जाए। पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर, या डिफरेंट कोटेशंस जो दिए गए हैं अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरीज के ऊपर, उसके ऊपर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट किया जाए, चूंकि ये सीरीज जो है आज लास्ट हो रही है, तो नेक्स्ट सीरीज कौन से स्टार्ट किया जाए, या कोई और अल्टरनेटिव आप लोगों के पास है तो आप बता सकते हैं। किस चीज की जरूरत है आप लोगों को? पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर विश्वजीत बोल रहे हैं 2, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल थ्योरी मिली साहू, पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट और कोई? आप सभी अपनी बातों को कह सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, ये क्लासेस आप ही लोग के लिए है। पॉलिटिकल थ्योरी, नरेंद्र भी बोल रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पब्लिक पॉलिसी। देखिए, इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी मैं पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास लाऊं, ठीक है, एक सीरीज, उसमें जो इंपॉर्टेंट जो आपके यूजीसी नेट और खास करके एमए एंट्रेंस के लिए है उसको कवर कर दूं, और उसके बाद मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लाऊंगा, या तो आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन का जो थ्योरीज है उसका लाऊंगा। यस हैप्पी, थ्योरीज ऑफ आईआर उसका मैं इसके बाद करता हूं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ आईआर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को डेली टॉपिक वाइज क्विजेज जो है वो चैनल में प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व आउट करते रहें, और कहीं भी डाउट हो तो आप हमसे कभी पूछ सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे उसका जो टाइम टेबल होगा मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, वो मैं आपके सामने भेज दूंगा टेलीग्राम में। वो जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा आपका पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर होगा। सर उसके बाद 4 ऑप्शन प्लीज, किसके ऊपर 4 क्वेश्चन श्रुति? जो फोर्थ ऑप्शन है कि कोटेशन के ऊपर, और जो हाँ, कोटेशन, कोटेशन के ऊपर। यस सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं पॉलिटिकल थ्योरी का जब क्लास लाऊंगा उसमें कोटेशंस काफी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो कोटेशंस उसमें इंक्लूडेड रहेंगे ही रहेंगे। कोटेशंस को जान के भी छोड़ नहीं सकते हैं। 2-3 चीजें, कोटेशंस, किताब के नाम और कॉन्सेप्ट, ये जो 3 चीजें हैं आप चाह के भी इसको इग्नोर कभी नहीं कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो पॉलिटिकल थ्योरीज के सीरीज के साथ मिलेंगे। और फिर इसके हाँ, कुछ अलावा बोल रहे हैं कोई? यस सर। सर मेरी एक हाँ, छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप ये जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और जो कोटेशंस हैं इनकी अगर आप पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। कौन सा पीडीएफ? और फिर जो फेमस कोटेशंस हैं